हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के यूट्यूब प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स में हमारे सामने जो टॉपिक है, आप देख पा रहे हैं कि भारत चीन राजनीतिक गतिशीलता में बदलाव। यह जो टॉपिक है यूपीएससी पाठ्यक्रम में जीएस 2 के भारत के द्विपक्षीय संबंध से संबंधित है और इसका जो सोर्स है द हिंदू अखबार है। और आप देख पा रहे हैं कि चाइना टाइज बिहेवियर कॉन्सिलेशन विदाउट डिटरेंस अखबार में एक जो है ये आर्टिकल आया था, उसी से रिसोर्स बनाकर ये कंटेंट डेवलप किया गया है। तो आज के हाल के दिनों में यह देखा जा रहा है कि भारत और चीन के बीच राजनीतिक गतिशीलता में बदलाव आ रहा है। इस बात की पुष्टि इससे होती है कि हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पॉडकास्ट के दौरान चीन के प्रति सकारात्मक संदेश देते हुए ये कहा कि भारत और चीन के मध्य जो है स्थिर संबंध और एक सकारात्मक संबंध तभी संभव हो सकता है जब एक वार्ता किया जाए या वार्ता जारी रखा जाए। हालांकि यह इस बात की पुष्टि नहीं करता कि भारत अपनी नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन कर रहा है, लेकिन इससे एक कहीं ना कहीं एक मैसेज जरूर आता है। तो हम इस टॉपिक में, इस न्यूज में हम ये देखेंगे कि भारत और चीन के संबंधों को भी देखेंगे संक्षेप में कि भारत और चीन के जो संबंध है उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसको हालांकि संक्षेप में देखेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे कि राजनीतिक तनाव के बीच भारत की किस प्रकार से चीन पर आर्थिक निर्भरता है। ये देखा जाता है अक्सर कि जो व्यापार घाटा है वो भारत के पक्ष में नहीं है। भारत जो है हमेशा जो है व्यापार घाटा उठा रहा है चाइना को लेकर। चीन का जो है भारत को निर्यात ज्यादा है, जबकि भारत का निर्यात जो है चीन को कम है। तो इस बात को भी हम इस न्यूज में देखेंगे कि राजनीतिक गतिशीलता या राजनीतिक तनाव के बीच भी आर्थिक निर्भरता क्यों है, ये कारक है। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत का रणनीतिक विचार इसको लेके क्या है कि किस प्रकार से इस समस्या से वो सामना कर सकता है। और साथ ही हम देखेंगे कि यह जो नया विचार आ रहा है वो किस तरह से इसके लिए अमेरिका कारक बन के उभरा है। और अंत में जो है हम इस टॉपिक से रिलेटेड वन लाइनर प्रश्नोत्तरी को देखेंगे, जिससे कि आपको इस टॉपिक के समझने में एक नया दृष्टिकोण देगा, एक बेहतर दृष्टिकोण प्रदान करेगा। तो शुरू करते हैं हम यह टॉपिक। देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में ही बतलाया कि भारत और चीन के मध्य राजनीतिक गतिशीलता में उल्लेखनीय बदलाव आया है। ठीक है, ये शुरू में ही मैं बता दिया, जिसमें भारत अपने पड़ोसी के प्रति अधिक समझौतावादी रुख अपनाता हुआ प्रतीत होता है। इस बात की पुष्टि वही अगेन कि 4 मार्च के मध्य में जारी एक पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्षों में चीन के बारे में अपनी सबसे गर्मजोशी भरी टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा कि केवल वार्ता के माध्यम से ही हम एक स्थिर सहकारी संबंध बना सकते हैं जो वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के लिए आवश्यक है। वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के लिए आवश्यक, उन्होंने जोर देकर बोला। ठीक है, ये 2 वर्ड आप ध्यान रखिए। हालांकि यह बदलाव मौलिक नीति परिवर्तन में गारंटी नहीं देता, लेकिन यह भारत के रणनीतिक हितों, क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं और इसकी व्यापक भू राजनीतिक गणनाओं के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। जैसा कि भारत की नीति, विदेश नीति हमेशा जो है स्पष्ट होती है और इसमें चाइना के प्रति चाइना का जो इतिहास रहा है, किसी भी प्रकार का नीति में परिवर्तन अगर भारत करेगा तो चाइना का जो इतिहास भारत को लेकर रहा है उसको जरूर वो गौर से विचार करेगा भारत। इसलिए इस बात को कहा जा रहा है कि इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती है कि भारत ने अगर इस तरह का स्टेटमेंट दिया है तो सब कुछ जो है डायलॉग और वार्ता से ही एक स्थिर संबंध हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि किसी देश का एक अगर मुखिया बोल रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ चीजें दोनों देशों के मध्य जो है चल रही है और गतिशीलता में व्यापक परिवर्तन हो सकता है आने वाले समय में। और जरूरी भी है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि यह जो है वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के लिए भी जरूरी होगा, क्योंकि भारत और चीन जो है दोनों जो है बहुत बड़े देश हैं और एक जो है दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, एक 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर दोनों देशों में अगर बेहतर संबंध बनता है तो जाहिर सी बात है कि एक जो एशिया जो है एक शक्ति का केंद्र बन के उभर सकता है और अमेरिका की हेजमनी को कहीं ना कहीं जो है अमेरिका के प्रभुत्व को एक चुनौती भी दी जा सकती है। ये एक संभावना की बात है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में संभावनाएं व्यक्त की जाती रहती हैं, जिस प्रकार की घटना घटती है उस घटनाओं को देखते हुए। तो फिलहाल ये संभावना व्यक्त की जाती रही है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से आगे इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से राजनीतिक गतिशीलता या राजनीतिक टकराव के मध्य भी भारत जो है चीन पे किस प्रकार से आर्थिक रूप से डिपेंडेंसी बनी रहती है। इसका कारक मैंने आपको शुरू में ही बताया कि भारत का जो है आयात अधिक है चीन से, निर्यात कम है, इसलिए व्यापार घाटा भारत हमेशा उठाता रहता है। ये एक कारक है और भी कारक है, हम समझते हैं।
देखिए, भारत चीन संबंधों की पृष्ठभूमि संघर्ष और जुड़ाव का एक जटिल इतिहास है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से यह एक जटिल इतिहास है। ठीक है, सीमा तनाव और सैन्य टकराव। ठीक है, सीमा तनाव और सैन्य टकराव के अंदर हम समझते हैं, पहला जिसमें बिंदु उभर के आ रहा है कि भारत चीन संबंधों में सबसे लगातार और विवादास्पद मुद्दों में से एक है सीमा विवाद है, विशेष रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा के पर। ठीक है, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मध्य जो है दोनों देशों के बीच हमेशा विवाद है, और जिसमें चाइना बराबर जो है बहुत सारे भारत के एरिया को जो है अपने एरिया में दिखा देता है, तो उससे भी विवाद उत्पन्न होता है। तो सीमा विवाद तो है ही है। ठीक है, यह विवाद औपनिवेशिक युग से शुरू हुआ है, जब ब्रिटिश भारत और तिब्बत की सीमा के बारे में अलग अलग धारणाएं थी। ठीक है, ये इसका आप लोग पृष्ठभूमि समझते भी होंगे कि यह कैसे हुआ, कब हुआ। ब्रिटिश भारत के समय से ही जो है इसका हल नहीं निकल पाया है, तब से यह सीमा विवाद लगातार जारी है। 1947 में भारत की स्वतंत्रता और 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने के बाद तनाव बढ़ गया, जिसकी परिणति 1962 के चीन भारत युद्ध में हुई। अब देखिए कि सीमा विवाद इतना बढ़ गया कि 1962 में भारत चीन के मध्य जो है युद्ध भी हो गया। अब देखिए, चीन ने, आप देखते होंगे, आप जानते भी होंगे कि किस तरीके से 1962 में चीन ने निर्णायक रूप से युद्ध जीता और अक्साई चीन क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया, जिस पर भारत दावा करता रहा है। ठीक है, तभी से अक्साई चीन को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है। तब से कई सीमा झड़पें हुई है, जिसमें कुछ सबसे गंभीर टकराव हाल के दशकों में हुए हैं, जैसे डोकलाम गतिरोध 2017 और गलावन घाटी संघर्ष 2020 आदि। इस घटना के कारण द्विपक्षीय संबंधों में गंभीर गिरावट आई, जिसके कारण लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सैन्य तैनाती बढ़ गई। जैसा कि आप लोग को याद भी होगा कि डोकलाम गतिरोध हुआ था 2017 में। इसी के साथ जो है गालवान घाटी भी, गलवान घाटी संघर्ष 2020 में हुआ था। इसकी ये तो दोनों जो है काफी फेमस है, क्योंकि दोनों में काफी, दोनों देशों के सेनाओं के बीच संघर्ष हुआ था। खासकर गलवान घाटी के संघर्ष में जो है जो दर्जनों भारतीय सैनिक मारे जाने की पुष्टि हुई थी। चीन के सैनिक भी मारे गए थे, लेकिन जैसा कि चीन का रिकॉर्ड है कि वो इस बात की पुष्टि कभी नहीं करता कि हमारे यहाँ कितने सैनिक मारे गए और कितने क्या हुए। तो भारत के बारे में तो हालांकि इसके बारे में जानकारी है। तब से जो है दोनों देशों के संबंधों में, द्विपक्षीय संबंधों में और तनाव आ गया। हालांकि समय समय पर वार्ता की जाती रही कि दोनों देशों के संबंधों को जो है थोड़ा गर्माहट लाया जाए, थोड़ा गर्मजोशी के साथ दोनों देशों का संबंध डेवलप हो, लेकिन उसका प्रतिफल उतना बेहतर नहीं निकल पाया है इन सीमा विवाद के कारण। और दोनों देश की जो सेना है हमेशा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भारी तैनाती बनी रहती है। ठीक है, अब 2020 के बाद जो है सैन्य और कूटनीतिक वार्ता, वही बात जो मैं बोल रहा हूं कि जब ये संघर्ष हुआ, गालवान घाटी संघर्ष, तो उसके बाद जो है कूटनीतिक वार्ता हुआ, लेकिन कूटनीतिक वार्ता का प्रतिफल उतना नहीं मिला। इसके बाद भी जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे दोनों देशों की सेनाओं की भारी तैनाती है। ठीक है, जो ये दिखाता है कि किस प्रकार दोनों देशों के मध्य जो है अविश्वास है वर्तमान में। अब देखिए, राजनीतिक तनाव के बीच, दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव, जो जिसकी बात मैं शुरू में भी किया था। अब इस चीज को हम समझते हैं कि दोनों देशों के बीच जो राजनीतिक तनाव के बीच भी जो है भारत की आर्थिक निर्भरता किस प्रकार से चीन में, इसको समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अक्सर जो है इस बात को इंटरप्रिटेशन गलत किया जाता है। तो हम जो है यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, तो या इसके बारे में सही तरीके से आपको या हमको जानना चाहिए कि क्या चीजें होती है, ये ठीक है, समझना चाहिए। सैन्य तनाव के बावजूद भारत और चीन के बीच आर्थिक संबंध मजबूत बने हुए हैं। ये कूटनीतिक का एक पार्ट है कि हमारे बीच सीमा विवाद होते हुए भी हमारे मध्य जो है आर्थिक संबंध बेहतर बने हुए हैं। अब वो देखते हैं अगले पॉइंट में। चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। आप ये समझ सकते हैं कि विवाद होने के बाद भी जो है चीन सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वो समझते हैं कैसे, जिसका द्विपक्षीय व्यापार 2023 में 136 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया। अब देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि 2023 में जो है 136 बिलियन डॉलर से अधिक दोनों के मध्य जो है व्यापारिक संबंध है। तो ये एक बहुत बड़ी राशि है और भारत के लिए जो है
चाइना जो है सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है, विवाद होने के बाद भी। हालांकि इस आर्थिक संबंध में एक महत्वपूर्ण व्यापार का असंतुलन है, जो कि मैं शुरू में ही चर्चा किया कि भारत का जो है निर्यात अधिक है, आयात जो है भारत का ज्यादा है चाइना से, निर्यात कम है। इस वजह से व्यापार असंतुलन है भारत के लिए, जिसमें भारत चीन से जितना निर्यात करता है उससे कहीं अधिक आयात करता है। भाई इसका मतलब जब आयात करता है तो जाहिर सी बात है कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी खाली होगा, हम उसको डॉलर में पे करते हैं। तो ये डिपेंडेंसी हालांकि भारत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन चूंकि मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना, तो बहुत सारी चीजों में हमारा आयात निर्भरता उस पर बना हुआ है। ठीक है, 2020 के सीमा संकट के मद्देनजर हालांकि भारत ने कई चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाकर चीनी निवेश को प्रतिबंधित करके और आत्मनिर्भर भारत के तहत घरेलू विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर चीन पर आर्थिक निर्भरता कम करने के कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने 2020 में जब सीमा विवाद हुआ तो वो जो है कई चीनी ऐप पे, जैसे कि डांसिंग बाइट एक ऐप था, उसका नाम मैं अभी आपको भी ध्यान में होगा, उसको भी जो है उसको चीनी ऐप पर प्रतिबंध उस पर लगा दिया गया। ठीक है, और इससे जो है चीनी निवेश भी प्रतिबंधित हुआ। और इसके साथ ही जब जानता है भारत कि हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीन पे डिपेंडेंसी हमारी बहुत अधिक है, तो वो भारत आत्मनिर्भर भारत के तहत आत्मनिर्भर भारत एक अभियान चलाया, उसके तहत जो है चीन पे आर्थिक निर्भरता को कम करने का प्रयास भारत करता रहा है। लेकिन चूंकि हमारी आवश्यकता बहुत ज्यादा है तो हम उस लेवल पे अभी विनिर्माण को नहीं बढ़ा पाए हैं, जिस वजह से अभी भी आर्थिक निर्भरता बनी हुई है। इसमें हो सकता है थोड़ा समय लगे। फिर भी इस उपायों से जो मैं बोल रहा हूं, व्यापार निर्भरता में उल्लेखनीय कमी नहीं आई है, क्योंकि चीनी सामान, मशीनरी, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और दूरसंचार जैसे उद्योगों में भारत की आपूर्ति श्रृंखलाओं का अभिन्न अंग बने हुए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जो सेक्टर्स हैं, जिस सेक्टर्स में चीन से आयातित वस्तुओं या प्रोडक्ट या सब प्रोडक्ट से हमारा ये उद्योग फल फूल रहा है, तो इसलिए भारत की आर्थिक निर्भरता उस पर बनी हुई है विवाद के बाद भी। वो क्षेत्र हैं मशीनरी, भाई मशीनरी अगर नहीं बनेगा तो कैसे हमारे और भी उद्योग जो है उस पर डिपेंडेंट है, कैसे काम करेंगे। इसके अलावा आप रसायन देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स देख पा रहे हैं, दवा इंडस्ट्री देख पा रहे हैं, दूरसंचार, ये सारे इंडस्ट्री जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण इंडस्ट्री होते हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। तो चूंकि हमारी ये कंपल्सन है, हमारा ये डिपेंडेंसी है, जिस वजह से हम इसको जो है आयात जो है ज्यादा रहता है हमारा, यही कारण है। और जिसकी वजह से हमारा व्यापार संतुलन हमेशा जो है गड़बड़ रहता है और व्यापार असंतुलन बना रहता है। यह महत्वपूर्ण कारक है। अब देखिए भारत के रणनीतिक विचार और अमेरिकी कारक। मैंने शुरू में भी बताया जब इंट्रो दे रहा था इस टॉपिक के बारे में कि इसको लेके भारत के रणनीतिक विचार क्या हो सकता है। और अभी जो चीजें उभर के सामने आ रही है कि एक भारत के प्रधानमंत्री इस प्रकार का जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका कारक बन के उभर रहा है। और वो क्या कारक है हम देखेंगे आगे, और इसको समझते हैं कि भारत के रणनीतिक विचार क्या हुए हैं या क्या हो सकते हैं। भारत के व्यापक रणनीतिक गणनाएं इसके हाल के स्वर में बदलाव को रेखांकित करती है। ठीक है, यह अभी जो हाल के स्वर है उसमें रेखांकित करती है। भारत की विदेश नीति के केंद्र में आर्थिक विकास है, जिसके लिए एक स्थिर क्षेत्रीय वातावरण की आवश्यकता होती है। अब भारत का जो विदेश नीति है उसके केंद्र में, यह स्पष्ट आप समझ लेना चाहिए आप लोगों को कि विदेश नीति का जो सेंटर पक्ष है यानी केंद्र बिंदु जो है आर्थिक विकास है। भारत इसलिए, चूंकि अभी भारत का जो ग्रोथ रेट है 6% से ज्यादा है, अब बड़े देशों में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है। भारत जो है 2047 तक विकसित देश बनना भी चाहता है और बनने के कगार पे भी हो सकता है, जो अगर इस तरह का स्पीड बनाए रखेगा तो जब इतनी बड़ी आर्थिक महत्वाकांक्षा है, आर्थिक आवश्यकता है, तो इसलिए विदेश नीति के केंद्र बिंदु में जो है आर्थिक विकास महत्वपूर्ण एक नीति है। तो कोई भी विदेश नीति तय करते समय, किसी भी देश के साथ द्विपक्षीय संबंध को डील करते समय भारत जो है केंद्र बिंदु में अपने आर्थिक विकास को ही रखता है। ठीक है, तो इसलिए इस बात को आप समझ सकते हैं कि आर्थिक विकास, चूंकि हमारी डिपेंडेंसी चाइना पे बनी है बहुत सारी चीजों को लेके, इसलिए हम हो सकता है कि आने वाले समय में हम अपने रणनीति में कुछ बदलाव करें। ठीक है, चीन की काफी बड़ी अर्थव्यवस्था को देखते हुए बीजिंग के साथ एक स्थिर और पारस्परिक रूप से लाभकारी
संबंध विकसित करना भारत की आर्थिक प्राथमिकताओं में से अनुरूप है। आप समझ सकते हैं कि चाइना की अर्थव्यवस्था अमेरिका के बाद सेकंड नंबर की अर्थव्यवस्था मानी जाती है और पूरे विश्व का वो मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो ऐसे में जो है भारत अपने विदेश नीति में आर्थिक विकास को चूंकि केंद्रित रखता भी है और जो आर्थिक विकास को जारी रखने के लिए इसको सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट सिस्टम के लिए जो है ये एक चीन से स्थिर और प्रभावशाली संबंध बनाए रखना चाहता है। साथ ही भारत अपनी सुरक्षा साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध है। सुरक्षा से भी किसी प्रकार का कोई समझौता भी भारत नहीं करना चाहता। एक तरफ तो विदेश नीति में आर्थिक विकास केंद्र बिंदु है और दूसरा जो है हमारा सुरक्षा साझेदारी है। ये दोनों जो बिंदु हैं विदेश नीति में महत्वपूर्ण कारक बन के उभरते हैं। इसीलिए भारत जो है क्वाड का भी सदस्य है। आप जानते होंगे कि क्वाड का मेंबर है। क्वाड एक सुरक्षा साझेदारी से संबंधित जो है एक प्लेटफॉर्म है वैश्विक स्तर पर, उसका भी भारत जो है सहभागी है, उसका मेंबर है। और उसमें जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है। तो ये क्वाड में मेंबर इसलिए भारत बना है कि अपने सुरक्षा साझेदारी को मजबूत कर पाए। ठीक है। चीन के प्रति मोदी की नरम बयानबाजी भारत के चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ स्टाफ और क्वाड के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के बीच उच्च स्तरीय बैठकों के साथ हुई, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने वाला एक गठबंधन है। अब मैं जो बता रहा था वही बात इस लाइन में भी आ रहा है कि भारत एक तरफ तो ये बता रहा है कि हमको चाइना से अपने संबंध को वार्ता के द्वारा एक स्थिर संबंध बना के रखना चाहिए जो कि विश्व हित में और क्षेत्रीय हित में भी होगा। साथ ही भारत जो है क्वाड के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि क्वाड में जो है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया है और भारत भी उसका सदस्य है। तो एक सुरक्षा साझेदारी भी बना रहा है और व्यापारिक जो है अपनी गतिविधि को जारी रखने के लिए, चूंकि चाइना सबसे बड़ा इसका व्यापारिक पार्टनर है, तो अपने आर्थिक विकास को विदेश नीति में केंद्र बिंदु बनाते हुए और सुरक्षा साझेदार को केंद्र बिंदु बनाते हुए भारत इसके तरफ आगे बढ़ रहा है। यह दोहरा दृष्टिकोण बताता है कि भारत कूटनीतिक जुड़ाव और रणनीतिक साझेदारी दोनों को संभावना खुला रखते हुए अपने दांव को सुरक्षित रख रहा है। जैसा कि भारत की विदेश नीति में हमेशा से रहा है कि जो है कूटनीतिक जुड़ाव भी रखेगा, रणनीतिक साझेदारी भी रखेगा। तो हमारा बेसिक जो विदेश नीति का जो टूल्स है उसी विदेश नीति के टूल्स को आगे भी रखा जा रहा है। जैसे आप देखेंगे कि भारत रसिया से भी संबंध बना के रखता है और अमेरिका से भी संबंध बना के रखता है। अब चाइना से भी थोड़ा सा तनाव जरूर है सीमा को लेकर, लेकिन आर्थिक संबंध बेहतर है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत की जो दोहरा दृष्टिकोण है इस चीज को लेके वो कहीं ना कहीं जो है सुरक्षित एक तरीके से, मतलब कि एक सेफ साइड चलता रहता है विदेश नीति में भारत, कि किसी प्रकार का हम अपने नेशन इंटरेस्ट से, राष्ट्रीय हित से हम किसी भी प्रकार से समझौता नहीं करेंगे। मतलब नेशन इंटरेस्ट या सबसे ऊपर है भारत का, और चूंकि इसीलिए जो है अपने विदेश नीति में वो सुरक्षा साझेदारी और आर्थिक विकास को केंद्र बिंदु में रखता है। अब देखिए अमेरिकी कारक क्या है जो अभी उभर के आ रहा है। क्यों भारत का झुकाव चाइना की तरफ हो सकता है आने वाले समय में, उस बात को हम समझते हैं। देखिए भारत की विदेश नीति के फैसले अलग थलग नहीं है। जैसा कि शुरू से ही मैं बताया कि भारत की विदेश नीति चूंकि पूरे जो विश्व में जो घटनाएं होती है उस घटनाओं को देखते हुए ही अपने विदेश नीति को तय किया जाता है, लेकिन उसमें दो हमेशा केंद्र बिंदु रहती है, अपनी आर्थिक गतिविधि को पूरा करके रखना, अपने सुरक्षा साझेदारी को भी बना के रखना, और इसी दोनों नीति को फुलफिलमेंट करके अपने नेशन इंटरेस्ट को बनाए रखता है भारत। तो इसलिए कहा जा सकता है कि अलग थलग नहीं है, जो विश्व में घटना घट रही है उससे प्रभावित है। बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य, विशेष रूप से ट्रंप प्रशासन के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका का उभरता रुख भारत की गणना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए कि भू राजनीतिक जो परिदृश्य है विश्व का बदल रहा है, विशेष रूप से जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने अमेरिका के, उसकी नीति बहुत सारी चेंज हो रही है। उसी में एक है ट्रंप ने चीन पर टैरिफ लगाया है। उनकी रक्षा नीतियां अस्पष्ट बनी हुई है, जिसमें रक्षा खर्च को कम करने और सहयोगियों को उनकी सुरक्षा के लिए अधिक जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रस्ताव शामिल है। क्योंकि जो अमेरिका जो है अपनी रणनीति में बदलाव कर रहा है, चीन पे ज्यादा टैरिफ लगा रहा है, तो चीन पे जब ज्यादा टैरिफ लगाएगा तो चीन भी कहीं ना कहीं दूसरे देश की तरफ वो बढ़ेगा।
जिसमें भारत उसका एक पार्टनर बन सकता है या साझेदार बन सकता है। इसके अलावा रक्षा खर्च को भी वो कम कर रहे हैं, और जितने भी सुरक्षा साझेदार हैं, जैसे कि अभी क्वाड का भारत मेंबर है, तो उनमें एक तरीके से वो कहा जा रहा है कि अपने साझेदारी में कि अपने जिम्मेदारी लेने के लिए वो खुद प्रोत्साहित हों। तो इस तरह की रणनीति में वो जो है बदलाव करेंगे, तो हो सकता है इन सब चीजों को देखते हुए भारत जो है इस तरह का स्टेप ले। ट्रंप की अप्रत्याशित विदेश नीति, जिसमें यूक्रेन से निपटना और वैश्विक शक्ति गतिशीलता को बदलने वाले सौदों की मध्यस्थता करने की स्पष्ट इच्छा शामिल है, भारत के लिए चिंताएं बढ़ाती है। अब वैश्विक कारक है ये कि भाई उनका जो विदेश नीति है वो एक तय रुख के हिसाब से नहीं चलता है, वो हमेशा चेंज होते रहते हैं वो। और यूक्रेन से निपटने में भी वो जो है, देखिए अभी रसिया के करीब वो जा रहे हैं और पश्चिमी देशों को जो है दरकिनार कर रहे हैं। तो उनका जो नीति है अस्पष्ट है, जिस वजह से भारत जो है इस चीज को लेके कहीं ना कहीं जो है चिंतित है। हालांकि भारत सीधे अमेरिकी सैन्य सुरक्षा पर निर्भर नहीं है। हम जानते हैं कि हम अमेरिका पर सुरक्षा के लिए पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन चीन के साथ तनाव प्रबंधन में इसे अमेरिकी खुफिया और रणनीतिक समर्थन से लाभ होता है। अब देखिए कि अमेरिका के साथ जो अमेरिका की जो खुफिया है और रणनीतिक समर्थन, चूंकि भारत जो है अमेरिका का रणनीतिक पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और इसके अलावा जो अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है उससे भी इसको खुफिया सूचनाएं मिल जाती है। तो चीन के साथ जो तनाव है उसको प्रबंधित करने में, उसको मैनेज करने में ये सारी सूचनाएं और रणनीतिक साझेदारी काम आती है। लेकिन चूंकि इनका जो है विदेश नीति बदल रहा है बार बार, तो इसलिए भारत जो है इसकी चिंताएं बढ़ रही है। अमेरिकी विश्वसनीयता में कोई भी कथित गिरावट चीन के साथ स्वतंत्र जुड़ाव के माध्यम से अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के भारत के प्रयासों को और भी तीव्र बनाती है। अब चूंकि ये जो वैश्विक पृष्ठभूमि, खासकर अमेरिका का जो स्थिति बदल रहा है, तो ये भारत को प्रेरित कर रहा है कि अपनी स्थिति को वो सुरक्षित करे। अब देखिए, अब इसमें भावी कदम क्या हो सकता है भारत का। देखिए, राजनीतिक जुड़ाव के साथ साथ सैन्य तैयारियों की आवश्यकता, ये दोनों पॉइंट को आप समझ लीजिए। भावी कदम कि राजनीतिक जुड़ाव तो रखना भी है और सैन्य तैयारी भी रखनी है, तो ये हम भावी कदम में समझते हैं कि ये दोनों कैसे भारत रख सकता है। देखिए, पहला है हालिया कूटनीतिक पहलों के बावजूद भारत को सैन्य तैयारियों के महत्व को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बगल में चाइना जैसा दुश्मन है, ठीक है, हमारे आर्थिक संबंध उससे बेहतर है, लेकिन इतिहास में अगर आप जाइएगा तो चाइना जो है हमेशा से भारत का जो है दुश्मन ही रहा है वो। तो इस वजह से अपने सैनिक तैयारी को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। राजनीतिक जुड़ाव रखे, लेकिन सैनिक जो तैयारी है, सैन्य तैयारी है, उसको हमेशा बना के रखना पड़ेगा भारत को, तभी जो है शक्ति संतुलन बना रहेगा दोनों देशों के बीच। ठीक है, पनडुब्बियों और लड़ाकू विमानों के विकास सहित भारत की रक्षा क्षमताओं के आधुनिकीकरण के लिए दीर्घकालिक योजना और निवेश की आवश्यकता है। ठीक है, अब ये जो भाई हम सैन्य सुधार करेंगे तो उसमें पनडुब्बी हमको चाहिए, लड़ाकू विमान के विकास चाहिए। ये दो ऐसे बिंदु हैं जहां हमको मजबूत होना है, तभी हम चाइना से शक्ति संतुलन स्थापित कर पाएंगे सही तरीके से। वाशिंगटन की बदलती नीतियों, मतलब अमेरिका के बदलती नीतियों के बावजूद रणनीतिक साझेदारों के साथ परिचालन सहयोग को मजबूत करना महत्वपूर्ण बना हुआ है। ठीक है, अमेरिका की जो है नीति बदल रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हम जो यहां से रणनीतिक चीजें चेंज कर लेंगे, हम अपने रणनीति को बनाए रखेंगे उसके साथ। ठीक है, चीन के प्रति भारत की विकसित होता दृष्टिकोण एक व्यवहारिक संतुलनकारी कार्य को दर्शाता है। जो भी चीन के प्रति भारत का एक व्यवहारिक बदलाव आ रहा है, तो ये व्यवहारिक संतुलनकारी मतलब बैलेंस बनाने के लिए कि एक तरफ जो है हम अमेरिका के साथ भी राजनीतिक जुड़ाव रखेंगे या रणनीतिक जुड़ाव रखेंगे, दूसरा जो है अमेरिका के बहुत सारे विदेश नीति में परिवर्तन आ रहा था। एक व्यवहारिक दृष्टिकोण को देखते हुए एक व्यवहारिक फैसला है भारत का, जो कि एक बैलेंस बनाएगा। ठीक है, जिसमें रणनीतिक साझेदारी और सैन्य तैयारियों को बनाए रखते हुए कूटनीतिक संवाद में शामिल होना शामिल है। वही बात जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी की सुलहकारी टिप्पणियों से संबंधों को स्थिर करने की इच्छा का पता चलता है। जो भी सुलहकारी उन्होंने टिप्पणी की है, तो वो भारत चाइना के मध्य जो है स्थिर संबंध बनाए रखने के लिए उनकी एक इच्छा को व्यक्त करता है। इतिहास बताता है कि भारत को चीन की दीर्घकालिक महत्वाकांक्षाओं के प्रति सतर्क रहना चाहिए। हालांकि स्थिर संबंध चाहिए, स्थिर संबंध बना के भी रखना चाहिए, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है चीन की महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए। ठीक है, तो सतर्कता जरूरी है। इसलिए कहा जा रहा है कि अपनी सैन्य तैयारियों को भी बना के रखे राजनीतिक जुड़ाव के साथ साथ।
भारत का ये भावी कदम होना चाहिए चाइना के साथ अपने विदेश नीति को या द्विपक्षीय संबंध को डील करते समय। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड, सॉरी, इससे रिलेटेड हम देखते हैं जो ऑनलाइनर प्रश्न है। देखिए पहला जो प्रश्न है इसमें, सैन्य तनाव के बावजूद भारत चीन के साथ आर्थिक रूप से क्यों जुड़ा हुआ है? भाई आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि जब सैन्य तनाव इतना है, हालांकि इसका उत्तर पढ़ाते समय मिल गया कि हमारी जो बहुत सारे उद्योग हैं उसकी डिपेंडेंसी चाइना के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उस पर है, तो इस वजह से हम जो है उससे जुड़े रहते हैं। देखते हैं, चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझीदार है और कई उद्योगों की चीनी आयात पर निर्भर है, जिससे आर्थिक निर्भरता बनी रहती है। वही बात कि बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग चीज, दवा इंडस्ट्री, दवा के लिए जो कच्चा माल चाहिए वो चीन से आता है, तो इन सारी चीजों के कारण जो है हमारी आर्थिक निर्भरता बनी रहती है चाइना पे। ठीक है, 2020 के सीमा संघर्ष के बाद भारत ने आर्थिक रूप से कैसे प्रतिक्रिया दी? 2020 में जो संघर्ष हुआ गलावन घाटी में, तो उसके बाद जो है भारत ने किस प्रकार की प्रतिक्रिया दी? हालांकि वो आया था, मैं फिर भी आप देख लीजिए। भारत ने कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया, निवेश को प्रतिबंधित कर दिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया। वो ठीक है कि अभी 2020 से अभी 25 ही हो रहा है, तो इतने कम समय में हमारा मैन्युफैक्चरिंग एरिया इतना ज्यादा डेवलप नहीं हो जाएगा कि भारत की आर्थिक आवश्यकता और इतनी बड़ी आबादी की आवश्यकता को देखते हुए वो पूरी हो सके। इसलिए डिपेंडेंसी बना रहना एक कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण यह कारक है उसके पीछे। चीन के प्रति भारत के समझौतावादी दृष्टिकोण का जोखिम क्या है? अब देखिए, अगर भारत समझौतावादी करता है तो इसमें जोखिम भी है। जोखिम क्या है वो समझ लीजिए। यह आवश्यक सैन्य निवेश में देरी कर सकता है। अब भारत अगर उसके प्रति जो है समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाता है, तो जो भारत की जो सैन्य तैयारी है उसमें कहीं ना कहीं भारत जो है देरी कर सकता है, जिसका जो है भारत के भविष्य में चीनी आक्रमण के प्रति संवेदनशील हो सकता है। अगर चीन किसी प्रकार का कोई अटैक कर देता है तो फिर भारत के लिए खतरा हो सकता है। तो इसलिए यह कहा जा रहा है कि समझौतावादी दृष्टिकोण जरूर रखिए, लेकिन सावधानी के साथ, अपनी सैन्य तैयारियों के साथ। तो इसलिए इसमें ये टॉपिक हमने लिया कि अभी जो चीन के प्रति भारत की जो नीति में परिवर्तन परिलक्षित होने जा रही है, तो यह संभावना व्यक्त की जा रही है। तो ऐसे में चीन से किस तरीके से भारत जो है डील करेगा और इसमें अमेरिका का क्या जो है रोल हो सकता है, ये सारी चीज़ों को हमने देखा। तो मेरे ख्याल से जो है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।